हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम बात करते हैं यहाँ पर अब दोस्तों डेक्कन एंड सदर्न इंडिया, विजयनगर एंड भैमानी किंगडम के बारे में। तो विजयनगर किंगडम के बारे में देखते हैं हम लोग। इसकी जो टाइमलाइन है वो है 1336 टू 1672 सी। यानी क्या मैं इसको कह सकता हूँ इट वॉज कंटेम्प्ररी विद दिल्ली सल्तनत? बताओ। बिल्कुल। दूसरा, मुगल एम्पायर। बिल्कुल। मुगल एम्पायर की स्थापना कब से होती है? ईयर 1526, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो विजयनगर किंगडम जो है, जब हम बात करते हैं विजयनगर किंगडम की, यहां पर चार अलग अलग फैमिलीज रूल करने आई थी। ये एरिया वही था विजयनगर। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था, एक एक चीज बताई थी मैंने आपको। जो प्रोविंशियल किंगडम्स थे, यहां पर एक लाइन थी, प्रोविंशियल किंगडम्स जो थे दे नेवर डिसअपियर्ड दो द रीजनल डायनेस्टीज गेन्ड एंड लॉस्ट पावर एंड द रीजन्स चेंज देयर जोग्राफिकल बाउंड्रीज। रीजनल डायनेस्टीज आ रही हैं सत्ता में, उनकी पावर उनसे खो रही है, ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन फिर भी एरिया वही है, किंगडम वही है, नाम वही है, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम। चार फैमिलीज यहां पर रूल कर चुकी थी, कर रही थी अलग अलग समय पर। सबसे पहली संगम डायनेस्टी 1336 टू 1485 सी। दूसरी सलूवा डायनेस्टी 1485 टू 1503 सी। तीसरी टुलुवा डायनेस्टी 1503 टू 1570 सी। और लास्ट में अराबिडू डायनेस्टी टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, प्रिसाइजली 1672 सी। अब बड़े सारे सोर्सेज हैं विजयनगर एम्पायर को, उनकी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कुछ न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज भी हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होते हैं? कॉइन्स की स्टडी, ठीक है। तो कृष्णदेव राय, इसकी एक किताब थी, नाम देख लो ध्यान से, अमुक्ता मल्यादा। गंगा देवी की किताब मधुरा विजयम। अलासनी पेतानन की किताब मानुचरितम। ये तीन इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेचर है इस टाइम पीरियड के अंदर जो लिखी गई, जिसकी वजह से हमें विजयनगर एम्पायर की झलक देखने को मिलती है। अमुक्त मल्यादा, जिसको खुद राजा कृष्णदेव राय ने लिखा। याद है क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2016 में, कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पैट्रन लर्निंग लिटरेचर बट वॉज एन अकम्प्लिश स्कॉलर हिमसेल्फ। याद है? अमुक्त मल्यादा, गंगा देवी की मधुरा विजयम, और अलासनी पेदनन की मानुचरितम। तो दीज आर सम ऑफ द इंडिजिनियस लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। बड़े सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के जो वैल्यूएबल अकाउंट्स हैं ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विजयनगर किंगडम्स, ये अवेलेबल है हमें, क्योंकि वो विजयनगर किंगडम को विजिट करने आए थे एज अ ट्रैवलर। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स जो कि एसोसिएटेड है विजयनगर एम्पायर के साथ। मोरक्को से आया था, ये हम ट्रैवलर्स वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। वेनिस से आया था निकोलो डी कॉन्टी। पर्शिया से आया था अब्दुल रजाक। और पोर्चुगल से आया था डोमिंगो पेस। ये सारे नाम मैं आपको बता चुका हूँ ट्रैवलर वाले चैप्टर के अंदर भी, और विजयनगर एम्पायर के अंदर भी, क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ठीक है। जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, सच एस श्रीरंगम कॉपर प्लेट्स ऑफ देवराय टू, ये हमेशा सरनेम क्या लगाते थे विजयनगर एम्पायर वाले अपने नाम के आगे? रायास, देवराय टू। तो ये हमें प्रॉपर इनके खानदान की जीनोलॉजी बताते हैं और अचीवमेंट बताते हैं विजयनगर रूलर्स की। हम्पी जो तहस हो गया था, और दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स है विजयनगर एम्पायर के, हम्पी का तहस नहस होना और दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि
कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं विजयनगर रूलर्स के? इन्होंने सबसे ज्यादा क्या काम करवाया इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, क्या बनवाए? टेम्पल्स, उनके साथ एसोसिएटेड गोपुरम्स, और उसके बाद कुछ मंडप। उनमें से प्रोमिनेंट मंडप कौन सा था विजयनगर एम्पायर के साथ एसोसिएटेड? कल्याण मंडप। तो ये सारी चीज़ें हमें कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस बताती है विजयनगर रूलर्स के बारे में। बड़े सारे जो सिक्के हैं जो कि विजयनगर रूलर्स के द्वारा इशू करे गए, इट कंटेन्स फिगर्स एंड लेजेंड्स एक्सप्लेनिंग देयर टाइटल्स एंड अचीवमेंट्स। जो विजयनगर एम्पायर है, इट इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रीजन्स टू। तमिल रीजन, क्या क्या चीज? हम्पी रूइंस। अच्छा, हम्पी इनकी कैपिटल थी, विजयनगर एम्पायर वालों की कैपिटल थी हम्पी। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के बीच में है जगह ये, जहां पर इनका एम्पायर था, कैपिटल थी, बस सिंपल सी बात। ये तहसनेस हो गया था। तहसनेस हो गया था कैसे? मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ तलीकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी प्रीवियस लेक्चर में। बर्बाद हो गया था ना उसके बाद विजयनगर एम्पायर। तो जितना उसका वर्चस्व था उस रीजन में, फिर जाकर वो एक छोटी सी जगह पर जाकर सिमट कर रह गया था। मतलब अगर ये इतना था ना एम्पायर, इतना आपको फैला हुआ दिख रहा है विजयनगर एम्पायर, फिर ये सिर्फ इतनी सी जगह पर जाकर सिमट कर रह गया था बस। ये सेम चीज, डिटो चीज वर्ड टू वर्ड ऐसी लिखी हुई है उसके अंदर, क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, समझ गए ना हम्पी क्या है? तो लोग जो थे अलग अलग कल्चरल ब्लेंड्स के यहाँ पर रहते थे। तमिल रीजन के लोग, तेलुगु रीजन के लोग और कर्नाटक रीजन के लोग, जिनकी अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग उनकी संस्कृति, कल्चर वगैरह सब कुछ था। ठीक है, कल्चर भी अपने एपेक्स पॉइंट पर यहां पर पहुंचता है विजयनगर एम्पायर के अंदर। मुझे बताओ क्यों? एक तो लोग यहां पर अलग अलग रीजन से आकर रह रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही है, तो चलो कल्चरल एमलगमेशन हो रहा है। इसके अलावा देखो, एक पर्सपेक्टिव देता हूं मैं आपको। मैंने आपको क्लास 12 में बताया था, मैं सभी को एक बार फिर से बता देता हूं। ये मान लो कोई मंदिर है, इसको हम मान लेते हैं विरूपाक्षा टेम्पल। ओके, कल्चरल ब्लेंडिंग या फिर कल्चरल ब्लेंडिंग छोड़ो, कल्चर विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन कैसे कैसे फलेगा फूलेगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, उसका एक एग्जांपल आप देखने की देखो और समझने की कोशिश करो। जब मंदिर इन्होंने बनवाना शुरू करवाए, गोपुरम, मंदिर, मंडप, और आपको पता ना अभी प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे शरण के कारीगरों की, है ना? वो उड़ीसा भी जाते थे और उड़ीसा के कारीगर यहाँ आते थे मंदिरों की नक्काशियां बनवाने, देखने, है ना? इन्होंने ना साइड में परमिशन देना स्टार्ट करी मंदिरों के बगल में। किसके लिए? शॉप्स के लिए। लोगों को रोजगार मिला, तो लोग जो यहां पर टेम्पररी व्यापारी के तौर पर यहां पर आ रहे थे, जब उनको लगा मंदिर के बगल में हमें एक ठेकेदारी मिल रही है परमानेंट दुकान खोलने की,
तो हम क्यों ना इस परमिशन, इस ठेके के तहत परमानेंटली यहीं बस जाएं। अब वो लोग जो दुकान यहां पर खोलने आए हैं, जरूरी तो नहीं है ना सारे के सारे लोग विजयनगर एम्पायर के साथ या उसके किंगडम के साथ या कर्नाटका रीजन के साथ एसोसिएटेड होंगे, उन्हीं को परमिशन मिलेगी दुकान खोलने की। और मंदिर जैसे ही बनता था वो लोगों की प्रॉस्पेरिटी के पीछे भी एक लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी एक कारण बनता था। वो एक कारण बनता था लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए मंदिर का बनना। और ये वाली बात बहुत ऑब्वियस सी है। यूपी में अयोध्या मंदिर जो बन रहा है, उसका निर्माण जो हो रहा है, आसपास के बगल में दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? होटल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? रेस्टोरेंट्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? टूरिस्ट आएंगे इधर उधर से। अब हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपना रोजगार नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा अयोध्या मंदिर बनने की वजह से? बताओ। है उसका एक पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एस्पेक्ट। और वो काम टेम्पररी होगा कि परमानेंट होगा? मंदिर जाने का या मत्था टेकने का एक सीजन होता है क्या? कि हम बारिश के दिनों के बाद जाएंगे, हम दिसंबर के महीने में नहीं जाते हैं, 15 जुलाई के बाद चलते हैं। परमानेंट काम होता है कि नहीं होता है? जब परमानेंट व्यवसाय लोगों को मिलने लगेगा श्रेया, तो उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो विजयनगर एम्पायर की मैं आपको एक खास बात यह बताना चाहता हूं, इट वॉज द ओनली एम्पायर टिल डेट, इट वॉज द ओनली एम्पायर टिल डेट जहां पर रूलर्स के साथ साथ जनता भी बहुत प्रॉस्परस थी। विजयनगर एम्पायर में जनता में अक्सर ये देखा गया है, हिस्टोरियंस ट्रैवलर्स ये बताते हैं, गरीबी देखने को नहीं मिली है। बहुत फल फूल रही थी जनता। यार एक बात बताओ, ऐसी दुकानें रखना, अफोर्ड करना, ये गरीब पर्सन या फिर नॉर्मल दुकानदार की बात है कि शरीर आपने दरवाजा खोला, लड़की झूल रही है झूला लेकर और वॉयलिन बजा रही है, 2 लड़कियां उसको झुला रही हैं, परफ्यूम की फ्रेगनेंस फैली हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं अंदर, कैसे पानी की बौछारें मार मार कर गीले कपड़े की चादर जो है वो बिछाए हुए ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। ये नॉर्मल दुकानदार की बात है ये? बताओ। घोड़े मिल रहे हैं दुकानों में आपको, आप मंगल बाजार शनि बाजार के लिए निकले हो, अरेबियन हॉर्सेस मिल रहे हैं आपको दुकानों में, बोलियां लग रही हैं उसकी कि जैसे आप सब्जी लेने निकले हो। जब इतनी प्रीशियस चीज आपको कौड़ी, मतलब कौड़ियों के दाम तो नहीं, मतलब मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा यहां पर, लेकिन इतनी इजीली एक्सेसिबल हो जाए तो प्रॉस्परस तो है ना वो वाली चीज। अब यहां पर आप फरारी लेकर घूमो इंडिया के अंदर, बुगाटी लेकर घूमो, सबकी नजरें जाएंगी, वाह यार क्या गाड़ी लेकर घूम रहा है, क्या बाइक लेकर घूम रहा है। दुबई में आप ये चीज कर लो, सऊदी अरेबिया में ये वाली चीज कर लो, उधर कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं देखेगा आपको। फरारी लेकर आप घूम रहे हो यानी कि आप मारुति लेकर घूम रहे हो वहां पर। ठीक है, तो यानी कि विजयनगर एम्पायर में जो भी चीजें आपको मिलती हैं तो वो उस टाइम पर मध्यकालीन भारत के अंदर बहुत एक अचंभित वाली चीज थी कि लोगों के पास इतना ग्रैंडियर लाइफस्टाइल कैसे है। अच्छा, यहां पर कोई अटैक होना भी, मतलब आपस में भिड़े तो भिड़े डेक्कन सुल्तानों से या गजपति रूलर से, जो भी इनकी लड़ाई थी, वो जो भी भिड़प होती थी, वो जो भी हो रहा है वो ठीक है, वो जो भी हो रहा है वो ठीक है, लेकिन पॉइंट एक ये भी है, बाहर से इन्वेजन नहीं होती थी यहां पर। क्यों नहीं होती थी जल्दी बताओ, या किसी को पता तो बता दो, कोई बात नहीं, मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ क्लास 12 में बहुत डिटेल में ये वाला एस्पेक्ट, वैसे भी बता चुका हूँ मैं क्लास 12 में, जो लोग नहीं भी थे उस टाइम पर वैसे भी बता चुका हूँ। बताओ, इनको एक एडेड नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर का एडवांटेज क्या था, अब तो बता दो। कौन से हिल से घिरा हुआ है विजयनगर एम्पायर? नहीं, अरे कुछ भी सैंडस्टोन हिल से घिरा हुआ है, और वो भी 3 लेयर में नेचुरल बैरियर्स थे इसके पास। मतलब मैंने आपको बताया भी था
श्रेया याद करो, एक बैरियर, दूसरा बैरियर, तीसरा बैरियर, बीच बीच में विजयनगर एम्पायर, और प्लस उन्होंने खेती बाड़ी अंदर ही कर रखी थी सारी की सारी। खेती बाड़ी का जो सिस्टम है, इसको एक मिनट रुकना जरा, इसको ऐसे कर देता हूं मैं। एक मिनट रुकना बस। पहला बैरियर, दूसरा बैरियर, तीसरा बैरियर, और खेती बाड़ी का जितना भी सिस्टम इन्होंने बना रखा है, वो अंदर ही बना रखा है, along with towns, temples, shops, residential quarter, and canal system। ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, कैनाल सिस्टम, सारी की सारी व्यवस्था इन्होंने अंदर ही कर रखी है। क्योंकि दुश्मन अगर सबसे पहले आक्रमण करने पर आया, वो किस चीज की लिंक काटेगा? खेती बाड़ी की, ताकि जनता भूखी मर जाए, है ना, और ये घुटने टेक दें। इनके पास ये एडेड एडवांटेज था, और इनका इसलिए खर्चा भी बच जाता था। उत्तर भारत के रूलर्स क्या करते थे श्रेया? फोर्टिफिकेशन करवाते थे कि नहीं करवाते थे? फोर्ट्स बनवाते थे। इनको नहीं करवाना पड़ा था। एंड दिस रीजन वॉज लोकेटेड बिटवीन, जल्दी बताओ फटाफट, ये कौन सी रिवर और ये कौन सी रिवर? दोआब। बीच में जब दो रिवर्स के बीच में कोई लैंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोआब। तो ये है आपकी कृष्णा और ये तुंगभद्रा दोआब। समझ में आया कि क्या एडेड एडवांटेज था इनके पास? उसके बाद एक बार के लिए भी सिर्फ विजयनगर एम्पायर पे फोकस करो। अभी मैंने आपको एक नाम बताया ना बैटल का प्रीवियस लेक्चर में, तलीकोटा। द बैटल ग्राउंड ऑफ 1565 एडी। उसके बाद इनका मेजर पोर्ट कौन सा? पुलिकैट। नागपट्टिनम, पुलिकैट, मछलीपट्टनम। 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। अरेबियन सी की साइड से गोवा और कैलिकट। ऊपर जो जिनको डेक्कन सल्तनत कहा जा रहा है, ग्रैंड अलायंस वहां पर किस किस की देखने को आपको मिलती है? गोलकोंडा किंगडम, बीजापुर किंगडम, बिदार किंगडम, अहमदनगर किंगडम एंड बेरार किंगडम। ये बेदार है, ये वो बेरार है। एक बार के लिए बस अभी आपने इसको देख लिया, होल्ड करो बस इस चीज को, आगे बात करेंगे अभी हम इसके बारे में थोड़ी देर में। तो दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर के जो मेन शत्रु जो थे, दे वर द सुल्तान्स ऑफ मदुरई, एंड स्ट्रगल बिटवीन देम कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, 40 सालों तक। बाय 1377 सी मदुरई की जो सल्तनत थी, इट वॉज वाइप्ड आउट एंड विजयनगर किंगडम कंप्राइज द होल ऑफ साउथ इंडिया अप टू रामेश्वरम, तमिलनाडु, इंक्लूडिंग द तमिल कंट्री एज वेल एज डेट ऑफ द चीरास, केरला तक। नॉर्थ में दे हैड कॉन्टिन्यूस हॉस्टिलिटी विद द बहमानी सल्तनत। ऊपर याद रखना, जब ये बात कर रहा है आपसे इधर मदुरई के सुल्तान्स की, तो वो नीचे की तरफ है, मदुरई तमिलनाडु नीचे की तरफ है वो। ऊपर जो
सुल्तान है वो डेक्कन सुल्तान है, इनको दक्कनी सुल्तान भी कहा जाता था, ठीक है। वो हिंदी में बोला जाता है दक्कनी सुल्तान, इंग्लिश में आप डेक्कन सुल्तान ही समझो इनको। तो इनकी ग्रैंड अलायंस यहां पर बन रखी थी। और बात क्या है, ये है हिंदू रूलर्स, ये मुस्लिम रूलर्स। समझ में आया इतना एस्पेक्ट? उसके हम बात करते हैं। यहां पर मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, विजयनगर किंगडम के अंदर 4 डायनेस्टीज थी। सबसे पहली संगम डायनेस्टी, उसके बाद सलूवा, फिर टुलुवा और फिर अराबिडू। संगम डायनेस्टी। अब ये संगम लिटरेचर नहीं है, संगम एम्पायर नहीं है, फैमिली का बस एक नाम है, परिवार का नाम है, ओके। कुछ भी लिंक नहीं है इसका संगम लिटरेचर के साथ, ठीक है। 1336 टू 1485 सीई। इस डायनेस्टी को फाउंड करने वाले 2 सगे भाई थे, हरिहर राय एंड बुक्का राय। 1336 टू 1377 ये डायनेस्टी चलती है। फाउंडर्स ऑफ द संगम डायनेस्टी ऑफ दे वर द फाउंडर्स ऑफ द संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स। और ये ओरिजिनली फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडेटरीज थे, वरंगल के ककातियास रूलर्स के। और जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ वरंगल के ककातियास का, तो दे सर्व्ड एज मिनिस्टर्स इन द कंपिली स्टेट, मॉडर्न कर्नाटका। अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर, ये हाँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि दिल्ली सल्तनत से अलग होकर ये प्रोविंशियल किंगडम्स बनी थी। तो इनका दिल्ली सल्तनत से क्या लेना देना है? ये जो कंपिली एरिया जो था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा लिया था, एनेक्सेशन करवा दिया था इसका। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के जो शत्रु थे, मोहम्मद बिन तुगलक के जो शत्रु थे, जो मुस्लिम रेबल्स जो थे, उन्होंने पनाह ले रखी थी कंपिली स्टेट में। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगा ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, और उसने इस रीजन को यूज करके कंपिली स्टेट के ऊपर एनेक्सेशन कर दी, इसको एनेक्स कर लिया। दोनों भाई जो थे हरिहर राय और बुक्का राय, इनको बंदी बनाया गया एंड दे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। बाद में ये दोबारा हिंदुज्म एज अ रिलीजन के अंदर शामिल होते हैं एट द इनिशिएटिव ऑफ द सेंट विद्यारण्य। जबरदस्ती बनाया गया था ना, फोर्स कन्वर्जन नहीं होती है जो कि आपकी इच्छा अनुसार नहीं हुई है। दे ऑल्सो प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस एंड टू कमेमोरेट द मेमोरी ऑफ देयर गुरु। अब पता है इस्लाम के अंदर जो कन्वर्ट कर गया था वो ऐसे ही नहीं करा गया था। कुछ लेटर्स हमें ये भी कहते हैं कि दोनों को बीफ भी खिलाया गया था, और जहां आप गाय का मांस एक बार खा लो तो आप हिंदू नहीं रह जाते हो। ऐसा किसने करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था ऐसा। लेकिन बाद में एक संत थे विद्यारण्य, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, जबरदस्ती अगर आपको कन्वर्ट करवाया जा रहा है, इससे आपका धर्म खोया नहीं है, ना ही आप अधर्मी हुए हो, दोबारा हिंदुज्म की फोर्ट के अंदर आप आ सकते हो। जब मामला पूरा का पूरा शांत हो गया और जब ये मोहम्मद बिन तुगलक की चंगुल से छूट गए थे। दे ऑल्सो प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस एंड टू कमेमोरेट द मेमोरी ऑफ देयर गुरु विद्यारण्य, द ब्रदर्स फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑफ विद्यानगर, और इसी से नाम आता है विजयनगर। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर मैं जहाँ पर पैदा हुआ हूँ, ग्वालियर, तो मैं ऐसे ही आपको बोल देता हूँ, प्रॉपर जगह जो डिस्ट्रिक्ट है वो भिंड है। ये जो भिंड है ना नाम, MPPSC में जब मैं तैयारी करता हूँ, कोई भी तैयारी करता है, तो जब MPG के कोई भी पर्सन पढ़ता है तो ये बोला जाता है कि भिंड जो नाम है ना वो एक ऋषि, भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया था। तो ये जो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो शहर है, ये संत ऋषि भिंडी ऋषि के नाम पर है, और वहां से डिस्ट्रिक्ट निकल कर आती है भिंड। ऐसी सिमिलर सी चीज आप यहां अप्लाई करके देखो। इनके गुरु थे विद्यारण्य। तो दोनों भाइयों ने अपनी गुरु की मेमोरी में एक नई सिटी का निर्माण करा, विद्यानगर,
और इसी से नाम आता है विजयनगर, मीनिंग द सिटी ऑफ विक्ट्री, ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। ठीक है, उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ द होयसाला किंगडम, इट एनेबल्ड हरिहर राय एंड बुक्का राय टू एक्सपेंड देयर न्यूली फाउंडेड किंगडम। 1346 CE तक आते आते दे ब्रॉट द होल ऑफ द होयसाला किंगडम अंडर देयर कंट्रोल। And it is important to note that in this struggle they were aided by their brothers who with their relations took up the administration of the areas conquered. टोटल मतलब ये कितने भाई थे वैसे? 5 भाई थे ना, लेकिन मेन यही थे, हरिहर राय एंड बुक्का राय, सबसे बड़े भाई और सबसे ज़्यादा एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, और जो एक किंगडम बनाने का सपना शुरू से देख रहे थे। एंड दस द विजयनगर किंगडम वॉज काइंड ऑफ कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ एट फर्स्ट। कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ मतलब क्या? कॉमनवेल्थ पहले मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, आपको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस याद है ना? जो उनकी पुरानी कब्जा करी हुई टेरिटरी जो थी एशिया और अफ्रीका की, ब्रिटेन ने कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। आज भी वो चलता है, आज भी वो चलता है ना? इंडिया ने उसको इनिशियल डेज में ज्वाइन भी कर रखा था, पाकिस्तान ने भी ज्वाइन कर रखा था। तो ये एक कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ मतलब क्या? आसपास के जो रीजन्स हैं, जो उनके रूलर्स थे, इन पे इन्होंने जिस पे कब्जा करा उनको मारा नहीं, उनको हटाया नहीं, उनको क्या बोला? हम सारे लोग मिलकर एक कॉमन धागे से बंधे रहते हैं ताकि हम इस रीजन की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकें। मैंने आपको ये एनालिसिस दी अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। मैंने बोला ना कि यहां पर भिड़प उत्तर भारत जैसी नहीं है कि बर्बाद कर दे रहे हैं दूसरे को। इनको पता था कि रीजनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम उनके टेम्पल्स को तोड़ो, वो तुम्हारे टेम्पल्स को तोड़ेंगे। तुम उनके मॉन्यूमेंट्स को गिराओ, वो तुम्हारे मॉन्यूमेंट्स को गिराएंगे। तुम उनके खेतीबाड़ी को बर्बाद कर दो, वो तुम्हारी खेतीबाड़ी को बर्बाद कर देंगे। इनको पता था इन सबसे कुछ नहीं होना जाना है। इतनी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ना साउथ इंडियंस में शुरू से रहती है। वॉर भी एक दायरे के अंदर रहकर लड़ा जाता है। अब जैसे विजयनगर एम्पायर फॉल हो गया आफ्टर बैटल ऑफ तलीकोटा, या जिसको बैटल ऑफ राष्ट्रसी तंगड़ी कहा जाता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। जैसे कि अभी आप पूर्णदयाल दहिया की बुक में पढ़ते हो ना, नॉर्थ इंडिया में के मोहम्मद गोरी आया, ऐसा हो गया, यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था और इतनी ज्यादा औरतों को उठाया गया, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, औरतों ने जौहर कमिट कर लिया। मतलब सुनने में ऐसा लगता है पिक्चर चल रही है, मतलब 3-3 घंटे की। उत्तर भारत के जो युद्ध होते हैं, दक्षिण भारत के अंदर ये युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा कोई युद्ध नहीं था ये कि जिससे भूकंप मच गया हो, भौचाल आ गया हो। लेकिन बस ये कि युद्ध हुआ, उसकी वजह से विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हो गया, खत्म हो जाती है 2 पैराग्राफ में कहानी। और वहां पर हम क्या करते हैं कि युद्ध के बारे में पूरे के पूरे चिट्ठा पढ़ते रहते हैं, पूरे चैप्टर पढ़ते रहते हैं, 50-50 पेजों का। व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ इंडिया, द नॉर्थ इंडियन एम्पायर्स, होता ना ऐसा। तो यहां पर क्या है, इन्होंने एक कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ बनाई, और यही कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ क्या करेगी, जो हम बात कर रहे थे ना प्रीवियस लेक्चर में, रीजनल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने की कोशिश, ये इसी के द्वारा करी जाएगी। तो बुक्का राय सक्सीडेड हिज ब्रदर हरिहर राय। बड़ा भाई कौन था? हरिहर राय। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा? बुक्का राय। इन 1356 सी एंड दे रूल्ड अंटिल 1377 सी। अब यहां पर ऐसी कोई खानदानी भिड़प नहीं होती थी जनरली सत्ता को लेकर, वो बाद में शुरू होगी, अभी नहीं, इनिशियल डेज में नहीं। लेकिन आपने नॉर्थ इंडिया में तो देखा था, ऑलमोस्ट हर एक जगह पर ये वाली भिड़प होती थी कि जो डिस्प्यूट्स हैं थ्रोन को लेकर के, गद्दी पर कौन बैठेगा इसको लेकर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो ड्यूरिंग हिज टाइम बुक्का राय ने क्या करा? द सल्तनत ऑफ मदुराई वॉज एलिमिनेटेड। यही वो पर्सन था जिसने साउथवर्ड एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपनाई, उसको कंसोलिडेट करा, और जो मदुराई के जो सुल्तान थे उनको खदेड़ फेंका उस रीजन से। उसके बाद हरिहर टू 1377 टू 1406 सी, विजयनगर एम्पायर जो है उसने एक्सपेंशनिज्म करने का सोचा टूवर्ड्स द ईस्टर्न सी कोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हरिहर टू। ही कंटिन्यू टू एक्सटेंड द किंगडम टेरिटरी थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अगेंस्ट रेडीज ऑफ कोंदाविदु
फॉर द कंट्रोल ऑफ आंध्रा बिटवीन नेलोर एंड कलिंगा रीजन. तो फ्रॉम द रेडिस ऑफ कोंदाबिडू, हरिहर टू कॉन्कर्ड द अंदनकी and Srisalam areas, as well as most of the territory between the peninsula to the south of river Krishna, which eventually brought him conflict with the Velamas of Rachakonda, Telangana. ये लड़ाइयाँ चलती हैं, मतलब छोटे छोटे रीजन से इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं. हरिहर टू जो है, he was able to maintain his position in the face of behmani Warangal alliance. मतलब इनकी अलायंस बन गई थी behmani किंगडम की, और वरंगल के कौन रूलर्स थे, ये चिड़े हुए थे जो कि ककातियास, याद है. His greatest success was in the wresting Belgaum and Goa in the west from behmani सल्तनत. ये छीन लिया था इसने, और यहाँ पर ये आगे चल कर इन्होंने अपना पोर्ट भी बनाया इसको. ठीक है. According to legends, the ruler of Warangal had helped Behmani Sultanate founder Hasan Gangu in his struggle against Delhi, but his successor invaded Warangal and seized the stronghold of the Kolas and Hill Fort. जो अलायंस थी वरंगल की और behmani सल्तनत की 50 सालों तक रही, and it was a major factor in the ability of Vijayanagar Empire to overrun the Tungabhadra Doab. उसके बाद रूलर्स देखते जाओ. हरिहर राय, बुक्का राय, हरिहर टू, फिर देवराय वन, 1406 टू 1422 सी. ये काफ़ी केपेबल रूलर था, मिलिट्री एक्सप्लोटेशन के लिए अपनी जाना जाता था, एंड हिज सपोर्ट टू इरिगेशन वर्क्स इन हिज किंगडम. मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में इसलिए आपको पहले ही यहाँ बनाकर दिखाया था इरिगेशन वर्क, कैनाल सिस्टम. ठीक है. इसने डैम भी बनाई थी तुंगभद्रा रिवर के किनारे, to bring canals into the city, पानी की किल्लत ताकि ना रहे. He also built a dam on the river हरिद्र for irrigation purposes. इसके पूरे कार्यकाल के टाइम पर देवराय जो है, he was continuously at war with Velama of Telangana, behmani Sultan of Gulbarg, Redis of Kondavidu, and traditional rivals of Vijayanagar, that is गजापति रूलर्स ऑफ कलिंगा, गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा. कलिंगा ओडिशा में ही है ना, इस वजह से यहां पर ऐसा लिखा हुआ है. शुरुआती दिनों में इसको एक behmani राजा था फिरोज शाह, उसने हराया था. किसको? देवराय वन को. एंड he had to not only pay a huge indemnity but also had to marry his daughter to the sultan. अपनी बेटे की शादी करवानी पड़ी थी फिरोज शाह से. But this marriage could buy peace only for a short time, and later, with the ruler of Warangal on his side, the balance of power in the Deccan tilted in favor of Devrai I. इसने किसका साथ पाया? वरंगल के रूलर का. 1420 सी में फिरोज शाह ने पंगल को इन्वेड करा, which had been taken by Vijayanagar. But this time, Devrai inflicted a shattering defeat on Firoz Shah. इस बार ये हारने नहीं वाला था इससे. 2 साल घेराबंदी रही लगातार पंगल रीजन की, which ended in disaster for Firoz Shah's armies. सुल्तान वाला फिरोज शाह को बोला जा रहा है, had to hand over the southern and the eastern districts of his kingdom to Devrai I, and consequently by 1422 CE, Devrai I जो था, he came to control territory up to Krishna Tungabhadra Doab, including पंगल रीजन. इसने विजयनगर आर्मी को मॉडर्नाइज करने का भी काम करा, उनके घुड़सवारी जो कैवलरी फोर्सेस उनको इंप्रूव करके, एम्प्लॉइंग टर्किक आर्चर्स जो आर्चरी करते हैं, तीर कमान, एंड प्रोक्योरिंग हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड पर्शिया. और ऐसे अरेबिया पर्शिया से हॉर्सेस कौन मंगवाता था? दिल्ली सल्तनत में कौन सा डायनेस्टी, कौन सा किंगडम? खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी मंगवाता था, है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इसका एटीट्यूड काफी ज्यादा सेकुलर था. अब एडमिनिस्ट्रेशन में सेकुलर एटीट्यूड यानी कि होना, इसका मतलब जो किसी भी धर्म के जो लोग हैं या
मतलब बेसिकली इसको एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है, कोई किसी भी धर्म का उसको उसको इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है. तो ही हैड 10,000 मुस्लिम्स इन हिज आर्मी एंड ही वॉज द फर्स्ट विजयनगर किंग टू डू सो. अब अकबर का भी तो एटीट्यूड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सेकुलर था ना. उसके दरबार की जो शान होते थे नवरत्न में से ज्यादातर नवरत्न कौन थे? राजपूत ही थे ना. सोच के देखो, अकबर के टॉप के सलाहकार या फिर उसके टॉप के राइट हैंड लेफ्ट हैंड राजपूत लोग हैं, तो उसका सेकुलर एटीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में? तो ही हैड अ मॉस्क एंड अ स्लॉटर हाउस कंस्ट्रक्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मुस्लिम सोल्जर्स इन हिज आर्मी. इसने देवराय वन ने परमिशन दी कि यहाँ तो मस्जिद बना सकते हो और कसाई खाना भी बना सकते हो. कसाई खाना क्यों? नॉनवेज खाने के एक तो शौकीन है, प्लस उनके धर्म के अंतर्गत इनके भी तो फेस्टिवल्स आते हैं ना, जहां पर बकरों को काटना पड़ता है, बकरों की बलि दी जाती है. तो उनके भी तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना है कि नहीं रखना है, बताओ. ये इसने करा, इसने अच्छे से ख्याल रखा इस बात का. कुछ ट्रैवलर जो कि इसके कार्यकाल के टाइम पर यहां पर आते हैं वो हैं इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी 1420 सी, रशियन मर्चेंट निकटिन. इसने किताब लिखी थी वॉइस टू इंडिया एंड ही विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम. निकोलो कॉन्टी कमेंटेड ऑन विजयनगर एंड देवराय वन दैट इन हिज सिटी देयर आर 90,000 men fit to bear arms. Their king is more powerful than all the kings of India. देवराय वन जो था, he was patron of Kannada literature and architecture. There was a Pearl Hall where he honored men of eminence. मधुरा, एक जैन पोएट था, ये नाम था इस पर्सन का मधुरा. He was in his court and also in the court of his father, King Harihar II. देवराय वन ने क्या लिखी थी? He wrote Dharma Nath Puran on the life of 15th Jain Tirthankar in Kannada, as well as poem in the eulogy of Gomiteshwar of Savanbilgola. The noted Hazare Rama temple या हजार राम टेम्पल भी इसको बोला जाता है. इट वॉज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ डेक्कन आर्किटेक्चर. ये इसी के कार्यकाल में कंस्ट्रक्ट हुआ था मंदिर. एंड द क्रेडिट फॉर मेकिंग द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द 15th centuries गोज टू देवराय वन. अब मैं आपको यहाँ पर एक ये दिखाता हूँ सबसे पहले. यहाँ पर ही आएगा नहीं. चलो हजारे रामा टेम्पल दिखा. ये है हजार राम टेम्पल, नाम है इस मंदिर का. हम्पी में है टेम्पल. दीवारें देखो जरा, इसकी नकाशी देखो. ठीक है. और गोमतेश्वर जो है ना श्रवणबेलगोला के, ये इन्हीं को बोला जाता है. उसके बाद देवराय टू 1425 to 1446 CE. He was 1425 to 1446 CE ग्रेटेस्ट ऑफ द संगम डायनेस्टी रूलर्स. ये काफ़ी काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था. He was an ambitious warrior and man of letters. He authored well-known works in the Kannada literature.
दो बुक लिखी थी इसने, सोबा गिना सोने एंड अमारुका, एंड इन द संस्कृत लैंग्वेज ही रोड महानाटक सुधानिधि. He also wrote a commentary on Brahma Sutra. So some of the most noted Kannada poets of the medieval period, such as Chamras and Kumar Vyas, they got patronage under his rule. संस्कृत पोएट एक था गुंदा दिमदिमा, and a gifted Telugu poet, कवि सर्वभौमा, एम्परर अमंग पोएट्स. उसके बाद श्रीनाथ, द ऑथर ऑफ हरा विलासम, दे वर ऑल्सो प्रेजेंट इन हिज कोर्ट. सेक्युलर लिटरेचर के केस में द नोटेड साउथ इंडियन मैथमेटिशियन परमेश्वर from Kerala School of Astronomy and Mathematics lived in his kingdom. He acquired the title of Gaja Betegara, which literally means hunter of elephants. An honorific title that explained his addiction to hunting elephants, or a metaphor referring to his victories against enemies who were as strong as elephants. तो बताओ elephants किसका सिंबल था? किसका सिंबल था? ओडिशा के कौन से रूलर्स का? गजापति रूलर्स का. और विजयनगर एम्पायर वालों ने गजापति रूलर्स को हराया था. ये वाली एनालिसिस मैं क्लास 12 के अंदर दे चुका हूँ. इसलिए उन्होंने मतलब एक तरीके से तौहीन उनकी करने के लिए, जैसे गजापति रूलर्स टाइटल उनके पास था, तो इसने क्या रख लिया अपना टाइटल? गजा बेतेगारा. डिस्पाइट सम रिवर्सल्स देवराय टू एक्सटेंडेड एंड हेल्ड टेरिटरीज अप टू कृष्णा रिवर. तो अकॉर्डिंग टू एन अकाउंट ऑफ द विजिटिंग पर्शियन क्रॉनिकल ट्रैवलर अब्दुल रजाक, इसके अकॉर्डिंग देवरा टू जो था, इसका एम्पायर जो था, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सिलोन टू गुलबर्ग एंड ओडिशा टू मालाबार. एंड अकॉर्डिंग टू निकोलो कॉन्टे, द किंग लेवेड ट्रिब्यूट ऑन सिलोन, किलोंग, पेगू एंड पुलिकेट. अगली जो डायनेस्टी थी, जैसा कि हम यहां पर पढ़ रहे थे, अगर आप इधर देखो, संगम के बाद कौन सी डायनेस्टी है? 1485 तक हमने इसको पढ़ लिया. सलूबा डायनेस्टी 1485 टू 1503 CE. Next dynasty, Saluva dynasty. It was founded by Saluf Narasimha. The earlier king's ministers reigned only for a brief period, 1486 to 1509 CE. तो अगर हम लोग बात करें टुलुवर्स के बारे में, तो ये डायनेस्टी शुरू होती है बाय वीर नरसिम्हा राय 1505 टू 1509 CE. नींव किसने रखी थी? सलूबा नरसिम्हा. ठीक है, वीर नरसिम्हा राय. अब ये पूरी डायनेस्टी को बोला जा रहा है. इट रूल फॉर अ ब्रीफ पीरियड 1486 टू 1509. यहां पर देख लो आप, 1485 टू 1503 सलूबा डायनेस्टी. ठीक है, वही 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम बात करते हैं, देखो कंफ्यूज मत होना, जब आप अच्छे से रिवाइज करोगे आपको फर्क समझ में आएगा. देवराय 1 अलग राजा है, देवराय 2 अलग राजा है. देवराय 1, देवराय 2 दोनों ही कृष्णदेव राय नहीं है. आपको लग रहा होगा ये सुनकर, जब आप पढ़ रहे हो अभी से, कि ये भी पैटर्न था कन्नड़ लिटरेचर का, संस्कृत लिटरेचर का, ये भी पैटर्न था. अगेन यहाँ पर कन्नड़ लिटरेचर का, कृष्ण देवराय 1 भी, देवराय 2 भी. लेकिन ये कृष्णदेव राय नहीं है, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2016 में इसके अंदर क्वेश्चन पूछा था. ये वो कृष्णदेव राय नहीं है. मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. एक क्वेश्चन था, ये देखो, उधर 16
ये वाला क्वेश्चन ये रहा 15. Krishnadev Rai, the king of Vijayanagar, was not only an accomplished scholar himself, but was also a great patron of learning and literature. देख लिया क्वेश्चन. अभी जो नाम है कृष्णदेव राय, ये बात हो रही है इसकी टुलुवा डायनेस्टी में. ये जो कृष्णदेव राय है, याद रखना कृष्णदेव राय सलुवा डायनेस्टी से नहीं है, सॉरी संगम डायनेस्टी से नहीं है, वो है टुलुवा डायनेस्टी से. तो हम बात करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में. ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द विजयनगर रूलर्स एंड वॉज ऑल्सो नोन एज अभिनव भोज. नंबर 1 टाइटल. दूसरा टाइटल आंध्र पितामह. तीसरा टाइटल आंध्र भोज, एज ही वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. तो इसकी जो पर्सनैलिटी थी, इट वॉज अकम्पनीड बाय हाई इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑल्सो. तभी यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था. नॉट ओनली एन अकम्पलिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग लिटरेचर. राजा था तो देखो, राजा है तो ऑब्वियस ही बात है मिलिट्री स्किल्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ये सब तो होगी, लेकिन कल्चर के कंटेक्स्ट में भी एक राजा मतलब ऐसा कुछ कर सकता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. तो ही वॉज अ ग्रेट कमांडर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. इसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े थे विद इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑफ डेक्कन सल्तनत डेट केम अप ऑन द रूइंस ऑफ बहमानी किंगडम. इसने तहस करके उनको रख दिया था. मुस्लिम आर्मीज पर डिसाइसिवली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ दीवानी. He invaded the Raichur Doab and completely shattered the Adil Shahi forces of Bijapur first. He attacked Gulbarg and captured the city of Raichur in 1520 CE. And he set free the 3 Behmani princes who were imprisoned there. इसने behmani सल्तनत को रिस्टोर करा, गद्दी दी मोहम्मद शाह को, and Krishnadev Rai himself took the title of यवन राज्य स्थापनचर्या. मैंने यवन राज्य को स्थापन करा है. मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था ना ये वाली बात. फिर से देखो ये वाली बात आ रही है. श्रेया बोला ना मैंने अभी आपको ये पर्सपेक्टिव कि ये स्टेबिलिटी इंश्योर करने की कोशिश करते थे आपस में जितना भी लड़े, लेकिन कब किसको कहां पर रिस्टोर करवाना है इस चीज का भी ख्याल रखें. वरना एक बार बताओ, इसको क्या लेना देना बहमानी सल्तनत से. लेकिन बीजापुर सुल्तानों को आदिल शाही की जो फोर्सेस थी, आदिल शाह का राजा था, उसकी फोर्सेस को हराकर इन्होंने दूसरे मुसलमानों को यहां पर इंस्टॉल करवाया, मोहम्मद शाह को इंस्टॉल करवाया. उसके बाद कृष्णदेव राय का जो उड़ीसा कैंपेन था, इट वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल. किसको हराने गए थे? गजापति रूलर को. ही डिफीटेड द गजापति रूलर Prat Parudra and conquered the whole of Telangana. He compelled the ruler of Orissa to restore to Vijayanagar all the territories up to the river Krishna, and he also maintained law and order and dealt with the Portuguese influence in the Deccan. उसके बाद इसके काफी अच्छे रिलेशन थे पोर्चुगीज के साथ. याद है हम लोग जब स्पेक्ट्रम पढ़ना हमने स्पेक्ट्रम जब पढ़ी थी, या फिर 8th क्लास की जब तमिलनाडु बुक पढ़ी थी, एल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क्यू में काफी बार आपको नाम बता चुका हूं ना, ये याद है राजा पोर्चुगल का. तो राजा तो था एल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क्यू. ही सेंड हिज एम्बेसडर्स टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय. पोर्चुगीज ट्रैवलर जो थे डोमिंगो पेस एंड बारबोसा, दे केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम. हालांकि विष्णु जी का भक्त था,
भक्त था। तो विरूपक्षा जो टेम्पल निर्माण जो होता है, विरूपक्षा कौन होते हैं? विरूपक्षा कौन? विष्णु। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस, काफी सेकुलर था ना अपने अप्रोच में। 8 एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ तेलुगु नोन एज अष्ट दिग्गज, ये इसके कोर्ट की शान थे। और यही इसने बोला ना, बट वॉज ऑल्सो पैटर्न। पैटर्न मतलब कौन होता है? किसी भी चीज का सपोर्टर ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पर। इसकी एक दो किताबें लिखी हुई, अगर इसने कुछ लिखी हैं वो आप मेंशन करो। कैसे? ये देखो, अमुक्त मल्यादा तेलुगु में, उसके बाद जंबावती कल्याणम एंड उषा परियानम संस्कृत के अंदर लिखी गई। तेलुगु के अंदर एक किताब अमुक्त मल्यादा, संस्कृत के अंदर 2 किताबें इसने लिखी, जंबावती कल्याणम एंड उषा परियानम। इसके अलावा आप लिखो कि ये किसका पैटर्न था? अष्टदिग्गज का। ठीक है। अब गलत बात इसकी यही है, पूनम दलाल दहिया की पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है। और ये बहुत हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है ये। ठीक है। इसलिए कभी भी एक सोर्स कभी भी आपको सफाइस नहीं कर सकता। आपको अलग अलग जगह से नोट मेकिंग करनी चाहिए। हमारे जितने सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी उठा लो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज मतलब कितने स्कॉलर्स? कितने स्कॉलर्स? 8 स्कॉलर्स। ठीक है। ऑफ तेलुगु नोन एज अष्टदिग्गज, ये इसके कोर्ट की शान थे। तो देखो, अलासनी पितानन द ग्रेटेस्ट, हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अंध्र कविता पितामग। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड्स मानुचरितम एंड हरिका हरि कथासरम। उसके बाद तेलानी रामा, ये जिसका पूरा नाम था तेलानी रामाकृष्ण। आप इसको तो जानते हो कि इसका बचपन में कार्टून भी आता था तेलानी रामा का, जैसे एक और कार्टून आता था अकबर के बीरबल। ही वॉज ऑथर ऑफ पांडुरंग महामत्यम, पिंगाली सुरान, ऑथर ऑफ गरुड़ पुराणम, प्रभावती प्रद्युम्नम या प्रद्युम्नामु, राघव पांडवियम एंड काल पूर्णो दयामु। अब ये आपको अजीबोगरीब नाम के लग रहे हैं बिकॉज तेलुगु वर्क है, लेकिन मैं आपको अष्टदिग्गज वाली जो बात बता रहा था और ये इसकी कमी बता रहा था, कितने यहां पर मेंशन करे गए हैं आपको। देखो, अलासनी पितानंद, तिलानी रामा और पिंगाली सुरान। बाकी 5 खा गई है बुक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही बिल्ड सम फाइन स्टोन टेम्पल्स। डोंट वरी, मैं आपको एनसीईआरटीज वगैरह के अंदर जो तमिलनाडु की जो बुक्स हैं उसके अंदर पूरा का पूरा टेबलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सारे नाम गिवन है, आप वहाँ से कर सकते हो। और कृष्ण रेड्डी वगैरह से भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी जितना है अभी उतना रन करते चलो। ऐसे तो कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आपका हमेशा के लिए रह ही जाएगा। आप एक बार के लिए सारी चीज़ों को एक जगह पर नहीं समेट सकते हो, वरना फिर आप उसी टॉपिक के होकर रह जाओगे, आपके बाकी एस्पेक्ट्स मिस हो जाएंगे। अब लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट पढ़ने बैठे तो पार्लियामेंट की डिस्कशन तो फिर कभी खत्म भी नहीं होनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर गिवन नहीं, तो क्या आप सिर्फ पार्लियामेंट ही पढ़ते रह जाओगे पूरी पॉलिटी में। तो ही बिल्ड सम फाइन स्टोन टेम्पल्स सच एज द फेमस विठल स्वामी एंड हजार रामा स्वामी टेम्पल्स एट विजयनगर। तो अपार्ट फ्रॉम रिपेयरिंग टेम्पल्स, इसने काफ़ी इंप्रेसिव गोपुरम या फिर जो गेटवेज होते हैं दक्षिण भारत के टेम्पल्स में वो इसने ऐड करवाए। द फेमस टेम्पल ऑफ तिरुपति ग्रेटली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एज अ deity there was his titular deity. He also founded a suburban township near Vijayanagar called Nagalapuram after his mother. So some of the most detailed descriptions of Vijayanagar comes from this period. जैसे याद है ये मदर के नाम पर कई सारे रूलर्स बहुत कुछ करते थे, या तो टाइटल अडॉप्ट करना या टाउन बनवा देना। जैसे नगालापुरम अपनी मम्मी के नाम पर बनवाया, ऐसे याद है कि इसने अपनी माँ का टाइटल अडॉप्ट करा था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम याद है? ये भूल गए?
उसके बाद अच्युत देवराय 1529 टू 1542 सी, ये छोटा भाई था कृष्णदेव राय का, जिसको कृष्णदेव राय ने चुना था अपना सक्सेसर। एक पोर्चुगीज ट्रेवलर था फर्नाउन यूनिस, ये भारत आया था अच्युत देव राय के टाइम पर। अच्युत देव राय पेट्रोनाइज द कन्नड़ पोएट छतु विठलनाथ, द ग्रेट सिंगर एंड कंपोजर पुरंदर दास, फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, एंड द संस्कृत स्कॉलर राजनाथ दीन दिमाटू। उसके बाद एक मंदिर था यहाँ पर तिरु वेंगलानाथ टेम्पल, विच इज नाउ पॉपुलरली नोन बाय हिज नेम एज द अच्युतराय टेम्पल। इट वॉज बिल्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अच्युत देव राय। इसकी मृत्यु के बाद द सक्सेशन वॉज डिस्प्यूटेड। मैंने आपको बोला ना सक्सेशन डिस्प्यूट, पहले मैंने आपको बोला था शुरू में नहीं होंगे लेकिन बाद में होंगे, है ना। हरिहर राय के बाद बुक्का राय जो उसका भाई था, पीसफुली उसको गद्दी मिल गई थी ना, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। लेकिन अच्युत देव राय के टाइम पर जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद सक्सेशन डिस्प्यूट यहां पर स्टार्ट होगा। इसका जो बेटा था वेंकट वन या वेंकट राय कह लो आप, या फिर वेंकट द्री राय, ही सक्सीडेड हिम, लेकिन ये काफी वीक रूलर था एंड वॉज किल्ड 6 months लेटर। उसके बाद कृष्णदेव राय का बेटा सदाशिव राय, ही फाइनली बिकेम द किंग, जबकि ये बच्चा था अंडर द रीजेंसी ऑफ अराविडू अलिया राम राय, जो कि दामाद था कृष्णदेव राय का। द वर्ड अलिया मीन्स सन इन लॉ इन द कन्नड़ लैंग्वेज। एक और भाई के साथ वेंकटद्री, द अराविडू ब्रदर्स रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेव राय। राम राय जो था ही वॉज अ सक्सेसफुल आर्मी जनरल, एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड टैक्टफुल डिप्लोमेट, जिसने बड़ी सारी विक्टोरियस कैंपेन लीड करी थी कृष्णदेव राय के टाइम पर। तो आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज इलिस्ट्रियस फादर इन लॉ एंड एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, राम राय ने क्या करा, ये सारी की सारी सत्ता पर मतलब सत्ता को अपने हाथ में रखने का सोच रहा था। पूरे खानदान उसकी बागदौड़ इसने अपने हाथों में ले ली। सदाशिव राय 1542 टू 1570 सी, लास्ट रूलर था टुलुवा डायनेस्टी का। ये सिर्फ एक कठपुतली था इन द हैंड्स ऑफ हिज मिनिस्टर अलिया रामा राय, हु वाज द डिफैक्टो किंग। ही रिमूव द ओल्ड नोबिलिटी एंड रिप्लेस इट विद दोज हु वर लॉयल टू हिम। राम राय जो है ही ट्राई टू बैलेंस द डेक्कन पावर्स बाय प्लेइंग वन अगेंस्ट अनदर, बेडअप इनके करवाना चाह रहा था। फॉर इंस्टेंस, जब अहमदनगर का जो निज़ाम होता है और गोलकोंडा के अंदर जो कुतुबशाही डायनेस्टी जो होती है, व्हेन दे सॉट राम राय's हेल्प अगेंस्ट बीजापुर, राम राय सिक्योर्ड द रायचूर दोहा फॉर हिज बेनिफेक्टर। लेटर इन 1549 सी, जो बीजापुर के जो आदिलशाही जो रूलर्स थे और बिदार रीजन के जो बरीदशाही जो रूलर्स थे, दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन निजाम शाही ऑफ अहमदनगर। राम राय फॉट ऑन बिहाफ ऑफ अहमदनगर रूलर एंड सिक्योर्ड द फोर्ट ऑफ कल्याण। मतलब बिन पैंदे का लोटा है, कभी इसकी साइड कभी उसकी साइड लेने की कोशिश कर रहा है, बस आप इतना समझो। 1557 सी में राम राय ने अलायंस बनाई, ठीक है, विद आदिल शाही ऑफ बीजापुर एंड बारिश शाही ऑफ बिदार व्हेन द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन्वेडेड अहमदनगर। तो बिन पैंदे का लोटा मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, ही कॉन्स्टेंटली चेंज साइड्स, और इसका जो रवैया था, ही इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग साइड्स टू इंप्रूव हिज ओन पोजीशन, इवेंचुअली प्रॉम्प्टेड द सल्तनत टू फॉर्म एन अलायंस। मतलब एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के खिलाफ जो ये लड़वा रहा है, यहां पर देखो, जब ये अहमदनगर वाले बिदार को घेरा बनाकर बैठे हुए हैं और ये बीजापुर और अहमदनगर की आपसी इनका समझौता हो रखा है, तो ये जो है रूलर इसका साथ दे रहा है बिदार को कब्जा करने के लिए। फिर जब गोलकोंडा के खिलाफ जब भिड़प है और अब बीजापुर के सुल्तान को हराना है, तो ये बीजापुर के अगेंस्ट हो गया। फिर जब बेरार को हराना है, तो ये बेरार के अगेंस्ट हो गया। आगे चलकर हुआ क्या, इन सारे के सारे डेक्कन सुल्तानों ने एक अलायंस बना ली पूरी की पूरी, अहमदनगर, बिदार, बेरार, गोलकोंडा, बीजापुर, एंड दे टर्न देयर आइज अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। तो डेक्कन सुल्तान बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार, बस बेरार नहीं था उसके अंदर,
They formed a confederacy and inflicted a crushing defeat on the Vijayanagar armies at Banihatti in the Battle of Talaikota, या तलीकोटा भी कहते हैं इसको हम लोग. This battle is also known as Rakshasi या राक्षस तंगड़ी. Ram Rai was imprisoned and executed and the city of Vijayanagar was destroyed. मैंने आपको बताया था ना कि इतना बड़ा जो एम्पायर था, इसके बाद ये सिर्फ एक डॉट की तरह, ये जो मैंने बनाई थी अभी डॉट, ये यहां सीमित होकर रह गया था. बैटल ऑफ तलीकोटा, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी आप उसको कह लो या बैटल ऑफ बनिहट्टी कह लो, इट इज जनरली कंसिडर्ड टू मार्क द एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर. एंड इट शुड बी नोटेड दैट सीजर फ्रेडरिक विजिटेड विजयनगर आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोटा. रूलर था, बाहर से आया था, ट्रैवलर, एज अ ट्रैवलर. तो विजयनगर किंगडम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंडर द अराविडू डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम Penukonda and later from Chandragiri near Tirupati for about another century. Thirumala, Sriranga and Vekkattu, ये important rulers इस dynasty के. And the last ruler of Vijayanagar kingdom was Sriranga III. 1642 to 1646 ही 4 साल का इसका बस कार्यकाल था. और विजयनगर एम्पायर की कहानी इसके साथ समाप्त हो जाती है. मैंने आपको जैसा कि बोला डिटेल में यहाँ पर नहीं गिवन है, बहुत सारे एस्पेक्ट इसने मिस कर दिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर अराविडू डायनेस्टी की बात हो रही है. हमने फिर तुलुवा डायनेस्टी पढ़ी, लेकिन इसका जिक्र तक नहीं करा इन्होंने सलुवा डायनेस्टी का. संगम हो गया, टुलुवा हो गया, अराविडू हो गया, और अष्टदिग्गज में सिर्फ 3 ही अष्टदिग्गज बताए गए हैं, 3 ही दिग्गज बताए गए हैं तेलुगु स्कॉलर्स. मतलब ये ठीक है, टेक्स्ट ठीक है, कुछ गलती नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है. मैं बस ये कह रहा हूँ, आपको और जानना चाहिए इसके बारे में. तो आप एक तो क्लास 12 का पहले तो वो पर्सपेक्टिव जो है उससे और ज़्यादा ले लेना, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर करी है विजयनगर एम्पायर के कंटेक्स्ट में. ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था विजयनगर किंगडम का, और इसी के साथ आपका 1/4 जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच.